कि राजनीतिक पार्टी को चंदा देने के लिए बैंक का उपयोग किया गया, बहुत बढ़िया, इस पर तालियां हो जाएं, शानदार काम है ये। लेकिन सर अपोजिशन इस बात का है कि जो चंदा दिया गया है, जिस व्यक्ति ने चंदा दिया है, वो बदले में चाहता क्या है, ये कैसे पता चलेगा? नंबर एक। और नंबर दो, जब चंदे की रकम उठाकर देखते हैं तो जो सत्तारूढ़ पार्टी हैं उनको दिया गया चंदा कुल चंदे का 85% है। इसका मतलब सरकार में जो है उसी को चंदा ज्यादा दिया जा रहा है। अच्छा, इसका रिवर्स भी ट्रू है। अगर इस तरह से देखा जाए कि वर्तमान में केंद्र सरकार को सबसे ज्यादा राजनीतिक चंदा मिला, इसका मतलब यह भी तय है कि जब से यह काम ऑनलाइन होने लगा, जब से यह काम अकाउंटिंग के माध्यम से होने लगा, तब से तो पता चला कि यहां पर केंद्र सरकार को सबसे ज्यादा फंडिंग मिली है। जरा पीछे चलकर देखें, देश की आजादी से लेकर के पिछले 70-75 सालों में तो जिन जिन राजनीतिक दलों का शासन रहा है, निश्चित ही उन्हें भी अपने शासनकाल में राजनीतिक चंदा ज्यादा मिला होगा। यह बिल्कुल वही वाली बात है कि आपने एक सैंपल कलेक्ट किया पिछले 8-10 सालों का, जिसमें यह पता चला कि सत्तारूढ़ पार्टी को ज्यादा चंदा मिल रहा है, यह प्रूवन हो गया है। इसका मतलब यह भी तय है कि पिछले जमानों में जो भी सत्तारूढ़ पार्टी रही है उसे भी ज्यादा चंदा मिला होगा। भाई अगर x = y = z है, दैट मींस x = z है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपने x = y प्रूव कर दिया है, y = z प्रूव कर दिया है, तो x ही z है, ये प्रूव करने में दिक्कत नहीं आएगी। यही खेला अब हुआ। खेला क्या हुआ कि यह बात उल्टा जाकर के वहां पर भी लैंड कर रही है कि अगर अब सत्तारूढ़ पार्टी को चुनावी बॉन्ड मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो जब जब सरकार में जो रहा है उसको राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, उसको प्राइवेट कंपनियों के द्वारा फंडिंग दी गई है। अब बेचारी सुप्रीम कोर्ट इस विषय में फंस गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चाहते क्या हो ये बताओ। बोले सर हम ये चाहते हैं कि पब्लिक के सामने ये उजागर हो कि ये चंदा देने वाला व्यक्ति कौन है। बोले क्यों जानना चाहते हो इस बात को? बोले सर हम इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि हमारे देश में सूचना का अधिकार मूल अधिकार है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत आता है। इसलिए हम याचिकाकर्ता बनकर यह जानना चाहते हैं कि इन्होंने जो ये पारदर्शी सिस्टम बनाया है, जिसमें ये लोग नहीं बताते कि चंदा किसने दिया, सर उसके बारे में पता करना है। बोले पता करना है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो बोले क्या मसला है? सरकार को बुला के पूछा गया कि साहब आप ये इलेक्टोरल बॉन्ड लाए क्यों थे? सरकार ने कहा सर हम लाए इसलिए थे क्योंकि नंबर 1 का पैसा अंदर आए, ब्लैक मनी ना आए। बोले वेरी गुड। अब जानकारी देना क्यों नहीं चाहते? बोले सर हम इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि हम किसी व्यक्ति की निजता का सामने खुलासा नहीं करना चाहते, प्राइवेसी का हम खनन नहीं करना चाहते। बोले कैसी प्राइवेसी? बोले सर आप ही बताओ, अगर किसी एक्स व्यक्ति को यह पता चल जाए कि मेरे बारे में वाई नामक पार्टी को पता चल जाएगा कि मैंने फंडिंग इसको दी है, तो क्या इनके बीच में दुश्मनी पैदा नहीं हो जाएगी? सीधा ही नाम ले लेते हैं। अगर मान लीजिए अडानी ने फंडिंग दी थी बीजेपी को, अब कांग्रेस को ऑन पेपर यह पता चल गया कि अडानी ने कांग्रेस को बीजेपी को फंडिंग दी और हमें नहीं दी, इसका मतलब तो यह सीधा हुआ ना सर कि अडानी और कांग्रेस भविष्य के लिए दुश्मन हो गए और लोकतंत्र में एक ही पार्टी का शासन रहे, ऐसा तो हो नहीं सकता। राजनीतिक पार्टियां आती हैं और जाती हैं, सरकारें आएंगी और जाएंगी। आदरणीय अटल जी का यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। तो बोले सर पार्टियां तो आती जाती रहेंगी। अगर आपको यह पता चल गया कि जब सत्ता में थे इसने उसको फंडिंग दी थी, मुझको नहीं दी थी, क्या आपको नहीं लगता राजनीतिक द्वेष पैदा हो जाएगा? बोले हां। तो सर निजता का रक्षा करते हुए हमने यह जानकारी पब्लिक नहीं करी। तो भाई सत्ता पक्ष जो इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आया और जिससे सबसे ज्यादा लाभ कमाया, उसको तो अपनी तरफ का आर्टिकल मिला, आर्टिकल 21, जिसमें राइट टू प्राइवेसी निकल कर आया। और जो अपोजिशन की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे, वो मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस लड़ रहे थे, उनको मिला आर्टिकल 19 निजता का, वो सॉरी राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई जिसे कहते हैं, सूचना का अधिकार। बोले ये आर्टिकल 19 के तहत मूल अधिकार है। अब भैया दो मूल अधिकार आपस में लड़ रहे हैं। आपने और हमने तो बस इतना ही ज्ञान प्राप्त किया है अभी तक कि भाई अगर मूल अधिकार किसी के बाधित हो तो वो सुप्रीम कोर्ट जाकर अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आर्टिकल 32 के तहत सुरक्षा मांग सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास दोनों पक्ष के लोग खड़े हो गए जाकर के। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बताइए क्या हो गया? बोले महाराज बात यह है, ये कहते हैं आर्टिकल 19 के तहत इनको पता होना चाहिए कि क्या सच है, और ये कहते हैं कि आर्टिकल 21 के तहत ये नहीं बताएंगे कि क्या सच है। दोनों लोग अपनी जगह टिके हुए हैं।
तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा याचिकाकर्ता से, अरे तुम क्या चाहते हो? बोले मैं चाहता हूं आर्टिकल 14 का पालन हो। बोले क्या है? बोले इक्वालिटी बिफोर लॉ हो, सबके लिए जो हो वो समान हो, सूचना गोपनीय है तो सबके लिए है, सूचना सार्वजनिक है तो सबके लिए है। तो बोले यार गोपनीय तो अपोजिशन के लिए भी है। बोले नहीं सर, इन लोगों ने बॉन्ड जो है ना, वो बॉन्ड एसबीआई से जारी करवाया है। एसबीआई सरकारी बैंक है, यानी जो व्यक्ति बॉन्ड लेने आ रहा है उसका केवाईसी बैंक ने करवाया हुआ है। तो बैंक के माध्यम से केंद्र सरकार को तो पता है कि इस व्यक्ति ने बॉन्ड खरीदा है, और अगर हमको नहीं दिया है तो अपोजिशन को दिया है। तो इसका मतलब ये राइटफुली सारी जानकारी बॉन्ड देने वाले व्यक्ति के बारे में जानते हैं सर, लेकिन इनको कौन दिया वो हम नहीं जानते सर। ये कौन बोला? अपोजिशन वाले बोले। खेला समझ में आ रहा है? बड़ा इंटरेस्टिंग खेला हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। खेला क्या हो रहा है? आर्टिकल 19 वर्सेस 21 की लड़ाई चल रही है। अपोजिशन की तरफ बैठे हुए लोग कह रहे हैं सर हम जानना चाहते हैं कि ये पैसा किसको दिया गया। सरकार कह रही है हम नहीं बताएंगे किसको दिया गया। बोले सर क्यों नहीं बताओगे? बोले नहीं, प्राइवेसी की रक्षा करना आर्टिकल 21 है। बोले हमको सूचना का अधिकार है, आर्टिकल 19 है। सुप्रीम कोर्ट कह रही तुम आर्टिकल 19 वालों जानना क्यों चाहते हो? बोले सर खेला समझो, एसबीआई से बॉन्ड बिकते हैं, 29 ब्रांचें देश में जो बॉन्ड बेचती हैं, साल में 4 बार बेचती हैं। 4 बार बॉन्ड बेच करके ये लोग चले जाते हैं। अब जब ये बॉन्ड बेचकर चले जाते हैं, व्यक्ति बॉन्ड खरीदता है, जाकर राजनीतिक पार्टी को देकर आ जाता है। अब सर उस व्यक्ति ने, मतलब प्रक्रिया समझना थोड़ी सी, ये प्रक्रिया बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्या कि अगर मुझे बॉन्ड खरीदना है तो मैं बैंक में जाऊंगा, एसबीआई बेचती है केवल साल में 4 बार। आप जाइए, आपने 1000 रुपए दिए, ऑनलाइन देना है या कैश में नहीं देना है, कुल मिलाकर के आपको नंबर 1 का पैसा देना है ना। बैंक में गए, आपने मान लीजिए 1 करोड़ रुपए जमा कराए और एक चंदे का रसीद खरीद ली, सब ये रसीद है, ये बॉन्ड कहलाया। इस बॉन्ड को ले जाकर अब आप फ्री हैं। अब आप जाए कांग्रेस में जाएं, बीजेपी में जाएं, किसी भी पार्टी में जाएं, जाकर के उस बॉन्ड को पकड़ा दीजिए, सर मेरी तरफ से ये आपको भेंट है। बोले ठीक है। अब ये जो व्यक्ति था ना जिसने 1 करोड़ जमा कराया, इसके बारे में बैंक को तो पता है, लेकिन अपोजिशन को नहीं पता है कि यह जाकर उधर दे आया है। बोले क्यों? क्योंकि बैंक ने तो उस व्यक्ति का केवाईसी, नो योर कस्टमर, कराया हुआ है। जिसको मिला है उसको पता है कि यह अपन को दिया है, लेकिन जो अपोजिशन बैठी है वो ये तो देख रही है कि बैंक के माध्यम से लगभग 8900 करोड़ रुपया चंदे में आया है, लेकिन भाई अपन को नहीं मिला। तो बोले किसको मिला? बोले साहब पता नहीं, उधर ही गया होगा। ठीक है, लेकिन रिवर्स चलते हैं। रिवर्स कहते हैं कि यार अच्छा तो है, किसी को नहीं पता चला। बोले सर नहीं, क्या चंदा तुम्हें नहीं मिलता क्या? बोले सर मिलता है, लेकिन इसमें एक मामला है। बोले क्या? जो व्यक्ति हमें चंदा देने आता है ना, वो पहले एसबीआई जाता है, एसबीआई जाता है तो बॉन्ड खरीदता है, अपना केवाईसी कराता है, और जब केवाईसी करा रहा होता है तो बैंक तो सरकारी है, सरकारी है तो सरकार बैंक से पूछती है बताइए तो जरा किसको पैसा दिया जा रहा है। बोल सर हम ये नहीं बताएंगे। कोई बात नहीं बेटे, हम तो अपना अकाउंट चेक करेंगे कि तुम हमको देने आए थे कि नहीं। मान लीजिए 1000 करोड़ का बॉन्ड बिका, उधर सरकार वाली पार्टी को मात्र 500 करोड़ ही मिला, बाकी 500 कहां है? बोले सर अपोजिशन के पास गया है। यानी कि वहां से यह तो क्लियर हो गया कि जो सरकार के पास नहीं आया वो अपोजिशन के पास गया है। यानी आपको तो सारी जानकारी मिल रही है, तो बताइए सर फिर समानता कहां है? तो बोले तुम क्या चाहते हो? बोले सर हम समानता चाहते हैं। समानता के लिए कौन सा अधिकार चाहते हो? बोले आर्टिकल 14 चाहते हैं। तो अब 3 आर्टिकल आगे फंस गए। आर्टिकल 19 अपोजिशन, आर्टिकल 14 बीच का जो याचिका करता है वो लेके बैठा इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सब समान हो। सरकार लेके बैठी है निजता का अधिकार, आर्टिकल 21। अब आपके लिए एक बड़ा प्रश्न बन गया, क्या सर ये तो तीनों वो आर्टिकल आपस में आकर उलझ लिए जिन्हें कि ये माना जाता है कि मूल अधिकारों की अगर त्रिपिट कहा जाए, त्रिपटी कहा जाए, तो ये तो वो तीनों आकर लड़ लिए। तो बोले अब सुप्रीम कोर्ट की तो बात फंस गई। सुप्रीम कोर्ट किसको सही बताए? हमने तो यही पढ़ा है कि मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन यहां तो आपस में मूल अधिकार ही लड़ लिए। अब हम क्या करें? ऐसी स्थिति में आर्टिकल 145 क्लॉज 3 हमें उपबंध देता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के गठन करने का। सुप्रीम कोर्ट के लिए हमारे संविधान में प्रावधान है कि यदि सुप्रीम कोर्ट खुद यह सोचकर तंग हो जाए कि यार ये तो संविधान का प्रश्न फंस गया है, अब क्या करें? सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ आकर फंस गया है, अब हम क्या करें? तो बोले ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट अपनी एक संवैधानिक बेंच बिठाती है जिसमें मिनिमम 5 जजेस बिठाए जाते हैं। सामान्यतया डिविजनल बेंचेस बिठाई जाती हैं सुप्रीम कोर्ट में, 2 जजेस की, 3 जजेस की, लेकिन जब 5 जजेस की बेंच बिछाई जाए तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहा जाता है, संवैधानिक बेंच कहा जाता है। वो क्या करती है? वो ये चेक करती है कि क्या वाकई में सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ कहीं हार्म हुआ है क्या।
बोले अब ये क्या होता है? बोले कहीं वाकई में ऐसा है क्या कि आर्टिकल 19 वाला भी परेशान है, 21 वाला भी परेशान है, 14 वाला भी परेशान है, तो चलो अब समय आ गया है, हमें एक नियम स्थापित करना पड़ेगा, सही को सही और गलत को गलत बोलना पड़ेगा। इसे कहते हैं संवैधानिक बेंच की स्थापना। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आए। दो बार, एक तो आर्टिकल 145 क्लॉज 3 के तहत, और दूसरा जब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से राय मांगता है तब भी संवैधानिक बेंच का गठन किया जाता है। अच्छा साहब, ये दो बातें क्लियर हो गई। तो अभी का मसला क्या है? अभी का मसला यह है कि संवैधानिक बेंच बैठी, संवैधानिक बेंच सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठी, उसने 31 अक्टूबर के दिन सुनवाई करना शुरू करी, 3 दिन तक सुनवाई करी 2023 में, सुनवाई करके अपना फैसला रिजर्व कर लिया। आज की तारीख है 15 फरवरी। आज आकर के सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है। इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल है इसका मतलब, बोले इसका मतलब संविधान के तहत दिए प्रावधानों के अनुरूप यह नहीं है। तो बोले क्या किया जाए? तो बोले इसके तहत जो भी जानकारी अभी तक गोपनीय रखी गई है, इसको पहले मार्च के प्रथम सप्ताह के अंदर जाके चुनाव आयोग को बताइए, और द्वितीय वीक में आकर के जनता को बताइए।